हिस्ट्री में 16 नंबर चैप्टर है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो इसके दो पार्ट में क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहला है बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर का टाइम है जैसे 1757 से 1774 तक है बंगाल के गवर्नर रहे थे। तो सबसे पहले है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव है जो 1757 से 1760 ईस्वी के दौरान और फिर 1765 से 1767 के दौरान बंगाल के गवर्नर थे। तो रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक गवर्नर रहे ये पूछा भी गया है 2019 में। पहले 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहे थे, फिर उसके बाद में 1765 से लेकर 1767 तक रहे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने है जो बक्सर की लड़ाई जीतकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैध शासन था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि द्वैध शासन के समय है जो गवर्नर कौन था, तो भी क्लाइव था। और जो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, तब भी है जो ये क्लाइव ही गवर्नर था। जैसे बक्सर की डेट है आपको याद है और क्लाइव का डेट याद होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे से। फिर लॉर्ड क्लाइव अपने शासनकाल के दौरान 1772 ईस्वी में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया था। तो क्लाइव ने है जो कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया, तो 1772 ईस्वी में बनाया था। पूछा भी गया है ये। 1767 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव की भारत वापसी हुई थी। भारत वापसी कब हुई? 1767 में हुई थी। फिर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में है जो यहाँ पे बक्सर की लड़ाई भी इसके टाइम पे हुई 1764 में। और कटियार यानी कि बंगाल अकाल हुआ था 1770 में, तब कटियार था। फिर उसके बाद में है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ये अलग से भी पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट का टाइम कितना है, तो 1773 हो जाएगा। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को अपने क्षेत्रीय नियंत्रण की अनुमति देने के लिए पारित किया गया था। ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने की इसमें अनुमति दी गई थी। तो इसमें जो ब्रिटिश सरकार को थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको नियंत्रण और विनियमित करने की अनुमति दी गई थी इसके ही द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का टाइम जरूर याद रखिएगा, 1773 का एक्ट है। 4-5 बार है ये पूछा भी गया है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था इसी टाइम पे 1773 में ही। अब इसके बाद में है बंगाल के गवर्नर जनरल। पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर, अब है बंगाल के गवर्नर जनरल। इनका टाइम है 1774 से 1833 से। पूछा गया है कि बंगाल में गवर्नर जनरल कब से कब तक रहते, तो 1774 से 1833। इतनी बार ही पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया है। पहले है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड है 1772 से 1785। तो इनका टाइम आप याद रखेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। तो जो द्वैध शासन लगाया गया था क्लाइव के टाइम पे, उसको इसने है जो समाप्त कर दिया। जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतें भी इन्होंने ही शुरू की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिंदू और मुस्लिम कानूनों को फिर से परिभाषित किया और भारत पर औपनिवेशिक सत्ता का नियंत्रण बढ़ाने के लिए इसके द्वारा गेंटू या फिर जेंटू कोड प्रस्तुत किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गेंटू या जेंटू कोड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिला कलेक्टर का कार्यकाल है जो 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा बनाया गया था। तो जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया, तो कार्यालय ये बनाया गया जिला कलेक्टर का 1772 में, किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था। पीस इंडिया एक्ट 1784 उसके कार्यकाल में लागू ही हुआ था। 1784 में लागू हुआ इंडिया पीस इंडिया एक्ट। रोहिल्ला युद्ध है जो 1774 ईस्वी में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो इसमें है सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और इसके काल में ही हुए थे। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसके टाइम पे कौन कौन से युद्ध हुए, तो रोहिल्ला युद्ध हुआ था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है जो जिसमें सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में, ये भी इसी के टाइम पे हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो प्रथम आंग्ल मराठा में है जो सालाबाई की संधि हुई थी, कब हुई? 1782 में हुई थी। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, वो भी है जो इसी के टाइम पे हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे।
1785 ईस्वी में सर चार्ल्स विकिंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इम्पोर्टेंट है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो चार्ल्स विकिंस ने किया था। कब किया, 1785 में किया था। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी चूरा कांड इसके शासनकाल में हुआ। तो बंगाल में एक फेमस कांड हुआ था जिसका नाम है कोसी चूरा। तो किसके टाइम पे हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ। इसके शासनकाल में 3 प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और कलकत्ता थे। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास थे। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन द्वारा उन पर महाभियोग लाया गया। तो गवर्नर जनरल जिसपे है जो महाभियोग लाया गया, वारेन हेस्टिंग्स पे लाया गया था। किसके द्वारा, तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। इसके बाद में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक रहे थे। टाइम याद रखिएगा तो बाकी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा, इसमें स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कब की थी, 1793 में। कहाँ पे, उड़ीसा में की, बिहार में और बंगाल में की थी। इसका क्या मतलब होता था स्थायी बंदोबस्त का, कि जमींदारों को सरकार को एक निश्चित भुगतान के अधिक अपनी संपत्तियों को स्थानांतरित करने का अधिकार दिया गया था। बहुत बार पूछा गया है ये, इसको जरूर याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त किसके टाइम पे था, 1793 में। और किसके टाइम पे, तो कॉर्नवालिस के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1793 ईस्वी में एक कोड यानी कि कॉर्नवालिस कोड, जिसको कहते थे कार्तवालिस संहिता भी कहते थे, पेश किया गया था, जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान करता है। तो ऐसा कौन सा कोड है जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान करता था, तो उसका है कोड। कोड एक कोड क्या था, तो कॉर्नवालिस कोड इसको कहते थे, कर्तवालिस भी संहिता कहते थे। कब का है, 1793 का है। भारत में कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रणाली 1793 ईस्वी की शुरुआत की और पुलिस विभाग में भी इसने सुधार किया था। मैसूर का तीसरा युद्ध 1790 से 92 में इसी के काल में हुआ था। तो मैसूर का तीसरा युद्ध किसके टाइम पे हुआ, कॉर्नवालिस के टाइम पे, 1790 से 92 में हुआ था। फिर ये सर जॉन सोर का टाइम पीरियड 1793 से 1798 में है। और इसने पहला चार्टर अधिनियम 1793 पेश किया था। तो पहला चार्टर अधिनियम कब पेश किया गया, तो पहला चार्टर अधिनियम 1793 में पेश किया गया, सर जॉन सोर के टाइम पे पेश किया गया था। इसके बाद में है वेलेजली। वेलेजली का टाइम पीरियड 1798 से 1805 है। वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। वह खुद को बंगाल का टाइगर कहता था। खुद को बंगाल का टाइगर कौन कहता था, वेलेजली कहता था। और इसने कौन सी संधि स्टार्ट की थी, तो सहायक संधि स्टार्ट की थी। वेलेजली ने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल, जिसको कहते हैं विलियम किला, सरकारी घर बनवाया था। तो विलियम किला जिसको कहते हैं, किसने बनवाया, इसने विलियम विलियम किला कहाँ पे बनवाया था, कलकत्ता में बनवाया था। और किसने बनवाया, तो वेलेजली ने बनवाया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत 1800 में हुई थी। रिचर्ड वेलेजली ने ही की थी। वेलेजली का ही पूरा नाम है रिचर्ड वेलेजली। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कहाँ पे, कोलकाता में। इसकी स्थापना कब की गई, 1800 में की गई थी। किसके द्वारा, तो रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है और दूसरा आंग्ल मराठा इसके काल में हुआ। तो चौथे नंबर का आंग्ल मैसूर युद्ध और दूसरे नंबर का आंग्ल मराठा युद्ध इसी के काल में हुआ था। किसके, तो वेलेजली के टाइम पे। वेलेजली के टाइम पे याद रखिएगा। फिर है जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो का टाइम है 1805 से 1807। वेल्लोर का युद्ध है जो 1806 में इसके काल में ही हुआ था, जॉर्ज बार्लो के टाइम पे। और गोमास्त एक फारसी शब्द है जो अंग्रेजों के समय में इसका उपयोग बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्रित करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए वैतनिक सेवक के रूप में किया जाता था। तो ये वैतनिक सेवक होते थे कौन, गोमास्त। फिर है मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 है। चार्टर अधिनियम 1813 पारित किया गया था इनके टाइम पे। और पहला चार्टर अधिनियम है वो पारित किया गया था, यहाँ पे ऊपर था ये वाला, सर जॉन सोर के टाइम पे 1793 में किया गया था। और ये वाला कौन सा है, ये 1813 वाला है। तो इसमें मिंटो फर्स्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
महाराजा रणजीत सिंह स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक हैं। साम्राज्य की राजधानी लाहौर 1799 में बनाई थी, परंतु धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर थी। फिर है हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड है 1813 से 1823 ईस्वी तक है। हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई थी हेस्टिंग्स ने। बम्बई और दक्कन क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रणाली भी स्थापना की थी, और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी स्टार्ट की गई थी। और किसके टाइम पे? तो हेस्टिंग्स के टाइम पे की गई थी। साथ ही में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में महलवाड़ी प्रणाली, जिसको होल्ट मैकेंजी द्वारा स्टार्ट की गई। तो महलवाड़ी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? मैकेंजी के द्वारा। रैयतवाड़ी किसने स्टार्ट की? मुनरो ने स्टार्ट की थी। गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच सुगोली की संधि हुई थी 1816 में, इसी के टाइम पे। फिर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके ही काल में हुआ था, और इसके काल में है सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई थी। फिर ये एमहर्स्ट, इनका टाइम पीरियड है 1823 से 1828 में। इन्होंने जो 1824 ईस्वी में बैरकपुर का विद्रोह इनकी कार्यकाल के दौरान पे हुआ था। जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ था? 1824 में एमहर्स्ट के दौरान में हुआ था। 1826 में हेनरी विवियन डिरोजियो के नेतृत्व में यंग बंग बंगाल का आंदोलन भी हुआ था। फिर इसके बाद में है गवर्नर जनरल, जो कि भारत के होंगे। और पहले वाले क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो भारत के गवर्नर जनरल, पहला है भारत का गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक है। विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड 1833 से 1835 है। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। चार्टर्ड एक्ट 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को है जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले कहाँ के गवर्नर जनरल होते थे? बंगाल के। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया, और उसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, कहाँ का गवर्नर जनरल हो गया? भारत का हो गया था। पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा भारत का? विलियम बेंटिक हो जाएगा। भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन होती है उसके ये जनक थे। सती प्रथा, कन्या भ्रूण पर इन्होंने 1829 में रोक लगाई थी। ये डेट पूछी जाती है, बहुत बार पूछा गया है। चार्टर अधिनियम 1833, इसमें क्या हुआ था? जो चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो चार्टर एक्ट जो 1833 में था, जो चाय और चीनी के साथ व्यापार था उसको छोड़कर कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम को मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग गठन किया गया था। जो ये अधिनियम चार्टर एक्ट 1833 है, और इसी अधिनियम के द्वारा है जो मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, उसका नाम था विधि आयोग। भारत में अंग्रेजी भाषा का परिचय और मैकाले मिनट 1835 विनियम ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया था। तो मैकाले मिनट कब का? 1835 का है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। फिर इसके बाद में है चार्ल्स मेटकॉप। चार्ल्स मेटकॉप का टाइम पीरियड 1835 से 1836 है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉप को जाना जाता है। शिक्षा के लिए भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान मैकाले द्वारा समर्थित डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन दृष्टिकोण अपनाया था, जिसे है जो वो छनन पद्धति भी कहते हैं, और इसी को कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन दृष्टिकोण। इसमें यह था कि उच्च परिवार वालों को है जो शिक्षित किया जाएगा, और जो उच्च परिवार वाले हैं वो शिक्षित हो जाएंगे, फिर वो अपने नीचे से करेंगे, अपने नीचे तो सबसे लास्ट वाले इससे शिक्षित हो जाएंगे। उसी को कहा गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन दृष्टिकोण। ये किसका है? ये पूछा जाता है, तो ये मैकाले का था। फिर है एलन बरो। एलन बरो का टाइम पीरियड है 1842 से लेके 1844 ईस्वी तक। यह भारत के गवर्नर जनरल थे, और 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया गया था इनके टाइम पे। फिर है हार्डिंग्स। हार्डिंग्स का टाइम पीरियड है 1844 से 1848 तक। रोजगार में अंग्रेजी पढ़े लिखे को प्राथमिकता दी गई थी इनके टाइम में। दिल्ली है ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। तो दिल्ली है जो ब्रिटिश भारत की राजधानी, यहाँ पे ये याद रखिएगा, ब्रिटिश पूछा है यहाँ पे। तो दिल्ली है जो ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? तो हार्डिंग्स के टाइम पे बनी थी। फिर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी हार्डिंग्स के टाइम पे ही हुआ था। फिर है डलहौजी। डलहौजी का मूल नाम था जेम्स एंड्रयू बोन रोमसे।
इन्होंने उपाधियों और पेंशन को समाप्त कर दिया और विधवा पुनर्विवाह विधेयक पेश किया था 17 नवंबर 1855 ईस्वी को। तो विधवा पुनर्विवाह का पेश किया गया 17 नवंबर 1855 को किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है डलहौजी के द्वारा शैक्षिक सुधार कौन कौन से किए गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो डलहौजी ने 1854 के वुड्स एजुकेशनल डिस्पेच की शुरुआत की, जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो वुड्स शिक्षा घोषणा पत्र किसने शुरुआत किया था, तो डलहौजी के टाइम पे 1854 में किया गया। रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1853 में मुंबई बोरी बंदर से ठाणे से 34 किलोमीटर तक पहली रेलवे लाइन भी डलहौजी के टाइम पे ही शुरुआत की गई थी। मुंबई में कहाँ से, बोरी बंदर से, याद रखिएगा। मुख्य अभियंता यानी कि इंजीनियर कौन थे, जॉर्ज क्लार्क ने भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने भूमिका निभाई थी, अभियंता यानी कि इंजीनियर थे, जॉर्ज क्लार्क थे। डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। भारत में पहली सूती मिल कताई मिल के रूप में 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी, इन्हीं के टाइम में। तो पहली सूती मिल है जो कहाँ पे स्थापित की गई, 1854 में, कहाँ पे, बम्बई में। 1853 में कोलकाता के बीबीडी बाग यानी कि डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का इन्होंने निर्माण भी कराया। 1850 में जाति निरक्षरता निवारण अधिनियम पारित किया गया, कब, 1850 में। उनके शासनकाल के दौरान 1853 के चार्टर्ड एक्ट अधिनियम ने खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली के माध्यम से भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति दी गई। तो किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति दी गई, चार्टर्ड एक्ट 1853। किसके टाइम में, तो डलहौजी के टाइम में। 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। 1856 में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। पंजाब को उसके शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। फिर टेलीग्राफ डाक सेवा पीडब्ल्यूडी विभाग इनके द्वारा ही शुरू किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। टेलीग्राफ डाक सेवा पीडब्ल्यू विभाग डलहौजी ने ही स्टार्ट किए थे। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन 1853 में खोली गई थी। कब खोली गई, 1853 में। किसके मध्य, कलकत्ता और आगरा के मध्य में। फिर व्यक्तिगत सिद्धांत भी डलहौजी ने ही प्रस्तुत किया था। डलहौजी ने अवध साम्राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आएगी के रूप में वर्णित किया था, क्योंकि अवध की मिट्टी नील और कपास के लिए अच्छा उत्पादन करती थी। फिर व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा कब्जा किए गए राज्य और कब विलय किए गए। तो सबसे पहले किसका किया गया था कब्जा व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा, 1848 में सतारा का किया गया। जैतपुर का 1849 में हुआ, संभल का 1849 में, बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में, नागपुर का 1854 में। इंपॉर्टेंट है, क्रम से लगाने को भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कैनिंग। कैनिंग है जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1856 से 1858 टाइम पीरियड था। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय थे कौन, कैनिंग थे। 25 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, 25 जुलाई 1856 को। 1857 का विद्रोह अधिनियम पारित किया गया, व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस ले लिया गया। 1857 का सिपाही विद्रोह भी क्लाइव के ही टाइम पे हुआ था। ये सब है जो क्लाइव के टाइम का है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना ने ब्रिटिश सैनिकों की संख्या है जो बढ़ा दी थी। इतिहासकारों के द्वारा नई इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। व्यवस्थित बजट लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो व्यवस्थित बजट किसने प्रस्तुत किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। मैंने शायद यहाँ पे क्लाइव बोल दिया था, तो सॉरी, गलती हो गई। तो ये सब है जो कैनिंग के बारे में है। अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल, और ये जो थे अधिनियम, विधवा विवाह अधिनियम है जो 25 जुलाई 1856 को, और ये है जो 1857 का विद्रोह अधिनियम पारित इसी ने ही किया था। तो ये सब कैनिंग ने किया था। मैंने क्लाइव बोल दिया, उसके लिए सॉरी। तो आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में होगा वायसराय, जो कि सेकंड पार्ट होगा इसका, वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।